गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं आपके 12th क्लास का। और 12th क्लास के ऑर्गेनिक का पूरा कॉन्सेप्ट 11th पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम लोगों को जब ऑर्गेनिक पढ़ना है जरा एक बार समझिए उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं और किस तरह से हम लोग पढ़ें कि समझ पाएं। देखिए, ऑर्गेनिक में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्कोहल, उसी के नाम पे एक चैप्टर हो जाता है एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलोएल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह। अब हम लोग ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप में एक तो पढ़ते हैं हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इनकी प्रिपरेशन, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और चौथा केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन। ये चार चीज पढ़ते हैं। एक और चीज आता है यूजेस। इतनी चीजें जिसमें होता क्या है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम देखें जो IUPAC है, ये 11th में हम लोग पढ़े रहते हैं, तो एक बार हमें 11th में ये पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है। अब इसमें क्या है, मेन यूजेस भी एक तरह से रटने वाली चीजें होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा टीचर का रोल नहीं होता। अब टीचर का रोल कहाँ होता है, तो इन तीनों में भी क्या होता है बच्चों कि प्रिपरेशन मैकेनिज्म बेस्ड अगर कहें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी एक कंपाउंड, जैसे अगर मैं एल्कोहल की ही बात करूं तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये है एल्कोहल, या 11th में एल्कीन आप लोगों ने पढ़ा है, मैं किसी एल्कीन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं तो मैं कहूंगा एल्कीन इससे भी बन सकता है, एल्कीन इससे भी बन सकता है, एल्कीन इससे भी बन सकता है, वगैरह वगैरह। तो अब इसमें क्या होगा ना, हर क्वेश्चन में माने एक चीज पढ़ेंगे, एक प्रिपरेशन अलग मैकेनिज्म, एक प्रिपरेशन अलग मैकेनिज्म, एक प्रिपरेशन अलग मैकेनिज्म। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ अलग अलग इतना मैकेनिज्म बताने से क्या अच्छा है कि अगर इसका हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ें, इसके साथ क्या हुआ, फिर दूसरे ढंग से क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो एक कंप्लीट मैकेनिज्म हम लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक कंप्लीट मैकेनिज्म समझ जाते हैं। यहाँ क्या है कि हर जगह एक एक पढ़ना होता है हम लोगों को। ठीक है, तो होता क्या है कि सारे रिएक्शंस जो मैंने उसके प्रिपरेशन के हैं वो सब इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, जब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन के रिएक्शन को बिना ज्यादा बुद्धि लगाए लिख लेंगे कि इससे बनता है, इससे बनता है, इससे बनता है। उसके बारे में हम लोग बहुत बुद्धि नहीं लगाएंगे, उसको रट जाएंगे। और जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उस केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे हुआ और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे बाद में। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं। तो केमिकल प्रॉपर्टी पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे अपने बोर्ड या कंपटीशन के लिए। प्रिपरेशन को हम लोग रट जाएंगे। दूसरा चीज क्या है, ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत हद तक केमिकल बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई ये रिएक्शन कर रहा है किसी चीज से, फिर मैं कह रहा हूं ये रिएक्शन कर रहा है, आप तुरंत कहेंगे सर ये तो sp3 है, ये तो sp2 है, तो sp2 वाला तो नहीं करेगा, या उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकते हैं, या आपका 11th का रेजोनेंस है, आप कहेंगे डबल सिंगल लोन पेयर, सर इसमें तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो दोनों ही ओएच जैसे हैं, इसमें कोई आएगा लेके जाएगा, इसमें भी जा सकता है, लेकिन आप फिर कहेंगे रेजोनेंस हो जाएगा, तो हो सकता है सर मैकेनिज्म चेंज हो जाए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले एक बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लें और 11th का और कुछ नहीं तो कम से कम
नोमेनक्लेचर और जीओसी पूरा पढ़े रहेंगे तो ये बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। खैर, आज हम लोग का पहला दिन है इंट्रोडक्शन का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। हेलो एल्केन या ऑर्गेनिक बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लगता है शुरू में, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बड़े क्लासेस में है। इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझिए। जैसे अगर हम इसके एप्लीकेशन जानते रहते, इसके एप्लीकेशन मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं, देखिए क्लोरोफॉर्म जिससे सुहा के बेहोश किया जाता है, कहते हैं ना, आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो ये क्लोरोफॉर्म हेलो एल्केन है। मैं कहूं कि मलेरिया की दवा जो क्लोरोक्विनोन होता है, ये हेलो एल्केन है। आप कहेंगे अच्छा ये हेलो एल्केन है। मैं कहूं कि क्लोरोफेनिकॉल जो टाइफाइड की दवा है, वो भी हेलो एल्केन है। तो इस तरह से, या आजकल जो एनेस्थेटिक यूज हो रहा है हेलोथेन, ये भी हेलो एल्केन है। फॉस्जीन गैस है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुआ था, या फॉस्जीन गैस जो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनता है, तो ये भी हेलो एल्केन है। तो इस तरह से अगर मैं, ये बहुत अच्छा एक प्रोपेलेंट भी होता है, तो जब हम लोग इसका यूज जान लेते हैं ठीक से, तब पढ़ने में मजा आता है कि अच्छा हम इसके लिए ये चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि इसके यूज जो है, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हो जाते हैं, और उसका बेस हम लोग अभी तैयार करते हैं, और इसके बेस के बाद जब और थोड़े बड़े कंपाउंड्स पढ़ते हैं, फिर वहां से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, फिर अच्छा लगता है। तो आप ये समझ लीजिए, एक बहुत यूजफुल, केमिस्ट्री का दुनिया आप जानते ही हैं कितना बड़ा है, तो एक बहुत यूजफुल चीज बनाने के लिए हम लोग अभी बेस तैयार कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक के ही कंपाउंड्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, आप जानते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और हम लोग भी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बिना लेट किए हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन, तो पहला चीज तो नोमेनक्लेचर आप जानते ही हैं। क्या होता है ये, कोई भी कार्बन हो, उसके साथ हाइड्रोजन हो, यहाँ कुछ भी हो, X हो, Y हो, Z हो, है ना, वैसे एल्केन ही कहलाता है। कुछ भी यहाँ कार्बन हो लंबा चौड़ा, यहाँ कुछ और हो, यहाँ और लंबा चौड़ा ब्रांच हो, लेकिन अगर ये H हट के और यहाँ क्या आ गया, क्या आ गया, X माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी X माने ये X अलग है, XYZ ऐसे हमने मान लिया था। तो अगर कोई भी यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एल्केन का ही डेरिवेटिव है, और हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन क्यों कहते हैं, एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं कहते हैं? एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम में बोलते हैं। जब आपको प्रायोरिटी टेबल बताया गया था 11th के नोमेनक्लेचर में, तो एल्केन के भी बाद हेलो आया था। आपको याद होगा फॉर्मूला, याद है? तो एक बार सोचिएगा, बड़ा फनी टाइप का था। तो आप इसी को हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। तो एक तो ये है बच्चों कि हम किसी तरह से ये पढ़ लें कि हेलो एल्केन की नोमेनक्लेचर। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है वो पूछिएगा। अब ये हेलो एल्केन में क्या होता है, एक तो सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड, मतलब ये जो भी हेलो एल्केन है ना, या हेलो एरीन, तो नाम से ही क्लियर है, दो है। हेलो एरीन क्या होता है, तो ये एरोमेटिक वाले होते हैं, है ना। अभी इसको थोड़ी देर में हम लोग पढ़ते हैं। एरोमेटिक माने बेंजीन रिंग से रिलेटेड। और हेलो एल्केन क्या होते हैं, ये एलिफैटिक वाले होते हैं, चेन वाले होते हैं। नहीं, अब एलिफैटिक में भी बच्चों दो हो सकता है, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। तो एक क्या हो सकते हैं, सेचुरेटेड हेलो एल्केन, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, किसका, जिस कार्बन से X जुड़ा हो, किसका, जिस कार्बन से X जुड़ा हो, उस
उसका, तो अगर मैं ऐसे कहूं कि C C C और यहाँ है H, यहाँ है H और यहाँ है X, तो ये क्या है? sp3। क्या है? sp3। तो sp3 हाइड्रोजन तो ऐसे हो सकता है कि सैचुरेटेड हेलो एल्केन, लेकिन ये सैचुरेटेड भी बच्चों अलग अलग हो सकता है। कैसे? अब यहाँ X है, हो सकता है इसके साथ साथ यहाँ भी X हो, इसके साथ साथ यहाँ भी X हो, तो हम अब सैचुरेटेड को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। 4 से तो ज्यादा नहीं आ सकता ना, तो ऐसे तो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, एक डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, एक ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स और एक टेट्रा या पॉली टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव क्या होगा? जिसमें X एक जुड़ा हो, एक क्लोरीन या एक फ्लोरीन या एक, लेकिन इसमें भी तो अलग अलग हो सकता है। इसमें भी हो सकता है एक जुड़ा हो, लेकिन कहां जुड़ा है ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। नहीं, इसमें भी ऐसा हम लोग कुछ सोच सकते हैं, और सब में हम लोग एक एक करके अभी थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा क्या है? एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड। दूसरा हम देख सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड माने sp2 है बेटा या sp3। अब अनसैचुरेटेड में क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं C डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl जुड़ा हो, इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं विनाइल। क्या नाम देते हैं? विनाइल। उस ग्रुप को विनाइल क्लोराइड। अच्छा, ये अनसैचुरेटेड की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये जो सैचुरेटेड की, ये पर्टिकुलरली इस कार्बन की बात कर रहा हूं। ये सैचुरेटेड हो सकता है इधर सैचुरेटेड ना भी हो। आप समझ रहे हैं? ये पर्टिकुलर सैचुरेटेड, ये sp3 हो, ये हो, तो इसके और भी पार्ट हो सकते हैं। क्या और पार्ट क्या हो सकते हैं? और पार्ट जो मोनो डेरिवेटिव में 1, 2 और 3 देख रहे हैं ना, इसके साथ और भी हो सकता है। 1, 2, 3 तो हो ही सकता है, साथ में क्या हो सकता है? एलाइल। और क्या हो सकता है? बेंजाइल। क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे एलाइल है C डबल बॉन्ड C, फिर C तब Cl, तो क्या ये sp3 नहीं है? क्या ये sp3 नहीं है? है, ये sp3 है, लेकिन इसके बगल वाला अनसैचुरेटेड है, तो ये अलग हो गया। इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। और उधर क्या हो गया? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब कि बेंजीन रिंग, इसके ऊपर डायरेक्ट X हैलोजन, ये एरोमेटिक होता है। हो सकता है यहाँ हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, सब वही कहलाएगा। तो पहला चीज कि अगर हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने की बात करते हैं, उसका केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किस तरह से वो रिएक्शन करता होगा, तो सबसे पहले तो कितने तरह के हैं, तभी तो हम लोग रिएक्शन सोच सकते हैं कि ये कैसा करेगा रिएक्शन, ये सबके बारे में। तो इनिशियली हम लोग जो जानते हैं जरा समझिए। एलिफैटिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को भी, सैचुरेटेड माने वह कार्बन जो X से जुड़ा हुआ है, सैचुरेटेड को भी हम अलग-अलग डिवाइड किए, मैंने डिवाइड किए मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन, और मोनो हैलोजन भी 1, 2, 3 डिग्री, और उसके बाद एलाइल में भी 1, 2, 3 डिग्री। एलाइल तो है, एलाइल में भी
बेंजाइल में भी वैसे ही मौजूद। आइए थोड़ा सा हम लोग एक देखें, फिर समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं या किस तरह से। या आइए मैं इधर भी बताऊं एरोमेटिक को हटा के। तो जरा देखिए, कुछ तो इसमें बच्चों कॉमन नेम भी आपको जानना होगा। कॉमन नेम मतलब जैसे हम लोग ग्रुप में कहते हैं ना, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, याद आ रहा है ना? तो ये सब भी हमें जानना होगा। तो जैसे हम क्या कह सकते हैं, जरा समझिए। अगर मैं ये कहूं सी 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 सी, अब तब मैं यहां कह रहा हूं एक्स। देखिए ये सबको पता है क्या कि यहाँ हाइड्रोजन है, ये आप लोग 11th में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं सी 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 और एक्स कह रहा हूं तो आपको पता है कि अगर सबसे किनारे वाले कार्बन पर कुछ लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। और 5 है ना बच्चों, पेंटाइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटाइल हैलाइड। कॉमन नेम में नॉर्मल पेंटाइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, इसको हम नॉर्मल पेंटाइल हैलाइड बोल दिए। अगर इसी में मैं ऐसे करूं सी 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 सी, इस कार्बन को मैं ऊपर ला दूं और यहां कहूं एक्स, यहां कहूं एक्स, अब क्या होगा? अगर यहां मैं x कहता हूं तो क्या होगा? सोचिए, ये क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी समझते हैं ना आप लोग, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, सॉरी ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अरे एक कार्बन कितनी तरफ से कार्बन से घिरा है, यही तो होता है। एक कार्बन कितनी तरफ से कार्बन से घिरा है, तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल हैलाइड। अगर मैं इसी को ऐसे कह दूं, ये देखिए 1 2 3 4 5 एक्स, तो ये टर्शियरी हो गया कि नहीं? तो इसको बोलेंगे टर्शियरी पेंटाइल हैलाइड। इसको बोलेंगे टर्शियरी पेंटाइल हैलाइड। और अगर मैं इसी तरह से 1 2 3 4 5 यहां लिख दूं तो इसको क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल। ये जो किनारे वाला पार्ट होता है ना बच्चों, ये कार्बन पे ऐसे है तो क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल। 11th वाला एक बार कॉपी जरूर पलटिएगा, नियोपेंटाइल। और इसी को अगर मैं ऐसे कह दूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल। इसी को तो आइसो कहते हैं, आइसोपेंटाइल। मेरे कहने का मतलब कि अलग अलग अब आपको ये भी जानना होगा, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, और ये सब हम लोग शुरू में देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूं नॉर्मल पेंटाइल हैलाइड किसका पार्ट है? आप कहेंगे पहला तो ये हेलोएल्केन का पार्ट है, रिंग नहीं है, हेलोएल्केन माने ये एरोमेटिक करेंगे। हेलोएल्केन में एलिफैटिक, एलिफैटिक में सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, ये भी तो हेलोजन है, और मोनोहेलोजन डेरिवेटिव में भी 1 डिग्री है। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव में भी 1 डिग्री है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो मोनोहेलोजन में भी ये 1 डिग्री। अब आगे उसी तरह मैं दूसरे के बारे में भी बात करूं तो आप कहेंगे ये है, ये है, ये है, और मोनोहेलोजन का ही 2 डिग्री है, मोनोहेलोजन का ही 3 डिग्री है। यानी हम मोनोहेलोजन के ये 3 पार्ट देख लिए, मोनोहेलोजन के 3 पार्ट देख लिए। तो नाम क्लियर होना चाहिए। बहुत बार आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, बहुत बार आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आप बताइए जरा कि मोनोहेलोजन डेरिवेटिव का 3 डिग्री इनमें से कौन है, या कुछ भी एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस हैं तो इसको भी डालेगा। अब आगे
तो मोनो हैलोजन का एग्जांपल है। तो ये मोनो हैलोजन का एग्जांपल हो गया, लेकिन ये क्या है 1 डिग्री। कैसे पता? एक तरफ से कार्बन से घिरा है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो आप कहेंगे मोनो सैचुरेटेड के मोनो है, फिर से समझिए सैचुरेटेड बने इस कार्बन को कह रहे हैं, पीछे नहीं। तो मोनो हैलोजन का एलाइल का ये 1 डिग्री है। ये क्या है? एलाइल। एलाइल किसको बोलते हैं? अगर जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तो ये एलाइलिक 1 डिग्री, एलाइलिक 2 डिग्री और एलाइलिक 3 डिग्री के एग्जांपल हैं। ठीक है। उसी तरह हम बेंजाइल की भी बात कर सकते हैं, और बेंजाइल क्या होगा? इस तरह से बेंजीन, इसके पास कार्बन और इसके पास हैलोजन। तो क्या है? यहां देखिए हैलोजन, ये 1 डिग्री। अगर मैं इसी तरह बेंजीन को पीएच लिख दे रहा हूं, यहां कुछ लगा हो तब x, तो 2 डिग्री, और इसी तरह यहां दोनों जगह लगा हो तो 3 डिग्री। तो आप ये क्या कहेंगे? इसको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के बेंजाइलिक में सर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। कैसे पहचाने 3 डिग्री? ये कार्बन 3 तरफ से कार्बन से घिरा है। ठीक है ना? तो ये हम बता रहे हैं कितने तरह के हैलोजन डेरिवेटिव हो सकते हैं, तभी तो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव को अच्छे से देख रहे हैं। अब जरा देखिए, इसी तरह अगर डाई हैलोजन की बात हो, चलिए मैं इसको हटा दूं, इसको भी हटा देगा। देखिए, अगर इसी तरह से डाई हैलोजन की बात हो, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, तो क्या मतलब हुआ? डाई हैलोजन माने जिसमें 2 X हों, तो डाई हैलोजन में भी 2 होते हैं। ठीक है। अगर ये है ना बच्चों ऐसा ऐसा कुछ भी, तो क्या हो सकता है? इसके 3 बॉन्ड है कि नहीं इसके पास, तो किसी भी 2 बॉन्ड पे X हो। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक ऊपर, तो दोनों एक ही हो जाएंगे ना। अच्छा, एक क्या हो सकता है? अगल बगल में एक यहाँ X, एक यहाँ X, या यहाँ अगल बगल। एक क्या हो सकता है? कहीं और इस तरह से, और एक ये भी हो सकता है, एक पहले पे और एक तीसरे पे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों? डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ये भी अलग अलग होते हैं। डाई हैलोजन डेरिवेटिव में इसको बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव या जेमिनल डाई हैलाइड, शॉर्ट में जेम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? ये नहीं कार्बन पे अगर 2 हैलोजन हैं तो जेमिनल डाई हैलाइड। अब ये 1 डिग्री जेमिनल है, अगर यहीं पर XX रहता तो ये कार्बन 2 तरफ से घिरा रहता, तो क्या बोलते? 2 डिग्री जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है। तो ये 1 डिग्री जेमिनल डाइहैलाइड हो गया। ये जेमिनल नहीं है, अगल बगल में है, तो अगर जस्ट अगल बगल में है तो क्या कहते हैं? विसिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल। और ये टर्मिनल पोजीशन पे है। टर्मिनल माने एक उस किनारे एक उस किनारे, उसको कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। टर्मिनल पोजीशन पे क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। और इसका किसी से कोई मतलब नहीं है, पहले पे हो तीसरे पे हो कहीं भी, आइसोलेटेड डाइहैलाइड, आइसोलेटेड डाइहैलाइड। ठीक है। तो डाइहैलाइड भी आपकी 4 तरह के हो गए, जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड और आइसोलेटेड डाइहैलाइड। तो आपको अगर कोई डाइहैलाइड भी दे तो आप कहेंगे ये तो एलिफेटिक है, फिर सैचुरेटेड है, फिर डाइहैलोजन डेरिवेटिव है, फिर विसिनल है या जेमिनल है, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब आगे ट्राइहैलाइड अगर हम चलें
देखिए ऐसे तो हम लोग कितना हम कर सकते हैं, तो हम उसके बहुत एग्जांपल नहीं बता रहे हैं, एक एग्जांपल बता के काम चला ले रहे हैं। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो ट्राई हैलोजन में क्या होगा बच्चों? ट्राई हैलोजन में आप समझ रहे हैं, अगर यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, इधर कुछ और लगा हो, तो आप जानते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या? क्लोरोफॉर्म। यही तो होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, या इसी को अगर आयोडीन कर दीजिए, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, नहीं तो क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म भी कुछ चलता है, दवा के रूप में भी यूज होता है। जो आयोडेक्स आप लोग करते हैं ना, आयोडोफॉर्म, तो भी कोई होता है। तो चलिए आप समझ गए ये ट्राई हैलाइड। उसी तरह से अगर मान लीजिए टेट्रा हैलाइड, ये उसको क्यों छोड़े, टेट्रा हैलाइड के भी बारे में बात हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे CCl4, इसको पाइरीन कहते हैं, है ना, ये भी आग बुझाने के काम में आता है, तो इसको पाइरीन बोलते हैं। ये टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। तो पहले हमें ये देखना था हैलोजन कितने हो सकते हैं। अभी तो ये सैचुरेटेड देखे, उसी तरह अनसैचुरेटेड, इसमें विनाइल देख लिए हम लोग, नहीं अनसैचुरेटेड में विनाइल। तो देखिए जरा, तो अनसैचुरेटेड में क्या देख रहे हैं, एक तो विनाइल देख लिया। अब विनाइल भी अलग अलग हो सकता है, इसको भी विनाइल ही बोलेंगे। यहाँ भी एक्स है तो ये भी तो विनाइल है ना, तो ये भी विनाइल है। जहां भी डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ा हो और उससे एक्स जुड़ा हो, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, विनाइल। और एक था आपका उधर एरोमेटिक। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हेलोएल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा जरा समझिए। हेलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी में, हेलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी में पहले तो ये जानिए कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी थोड़े अलग होंगे, दोनों के रिएक्शन करने का तरीका थोड़ा अलग है। और हेलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक सिंपल हेलोएल्केन है, तो ये कैसा कैसा रिएक्शन दे सकता है। ये जो सिंपल हेलोएल्केन है ये कैसा कैसा रिएक्शन दे सकता है। तो देखिए ये क्या कर सकता है, ये हेलोएल्केन हो सकता है इस X को हटा के वहां Y जोड़ दे, बोलिए, X को हटा के Y जोड़ दे। दूसरा क्या कर सकता है, X को ही गायब कर दे, लेकिन X अकेले नहीं जाता है, अपने बगल वाले को साथ में लेके जाता है। माने ये X जाएगा ना, बगल का हाइड्रोजन भी जाएगा और तब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, H भी जाएगा, X भी जाएगा। यहाँ क्या हुआ, X गया, Y आया। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि अगर ये X किसी से रिएक्शन किया और ये खुद ही चला गया, आप नहीं, यहाँ भी तो खुद ही जा रहा है, लेकिन वहां Y नहीं आया, ये चला गया और जो ये बच गया ये अपने में दो से रिएक्शन कर लेगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों को याद होगा एक एग्जांपल 11th में हम लोग क्या पढ़े थे, ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन आपको अगर ध्यान है तो हम लोग सोडियम से रिएक्शन कराते थे, NaCl चला गया, ये अकेले बचा, फिर एक बार NaCl चला गया और ये दोनों मिलके यही रिएक्शन दो बार बने, यही दो बार जुड़ गए। याद आ रहा है ऊर्ज रिएक्शन। तो बच्चों हम लोग हेलोएल्केन जब पढ़ते हैं तो केवल 3 तरह का रिएक्शन आता है, हल्का फुल्का और भी आ सकता है, लेकिन मेनली केवल 3 तरह के रिएक्शन आते हैं। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। अगर
लेंगे इतना तो पक्का है, सब्स्टिट्यूशन। नहीं आप तुरंत कहेंगे ये तो सब्स्टिट्यूशन है सर, x गया y आया, लेकिन x क्या है, प्लस की माइनस, माइनस माइनस माने इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो x न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल गया और उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां क्या हो रहा है बच्चों, ये गया x साथ में H भी, तो क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट हो गया, तो इसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और नाम बोल सकते हैं क्या, H भी गया, H जाने को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। H के आने को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन। क्लोरीन के आने को क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। क्लोरीन के जाने को डीक्लोरीनेशन। यहाँ H और हाइड्रोजन दोनों गए, डिहाइड्रो हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, एक और क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो उसी तरह यहां क्या बोलेंगे हम लोग, ये मेटल से रिएक्शन हो गया और इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़े हैं कि अलग होता है, फ्री रेडिकल टाइप का। अभी उसको हम लोग अलग से बात करेंगे कि ये किस तरह से सोडियम कैसे कैसे करता है, वैसे उर्दू में पढ़ चुके हैं फिर भी। तो अब क्या है, हमें मेनली इसमें तीन तरह की चीज पढ़ने हैं। एक x की जगह पे y आ गया, एक x और h दोनों चले गए, एक x गया लेकिन वो दूसरे ढंग से गया, वो जो एल्काइल ग्रुप है उसी को डबल कर दिया या उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया या कुछ। हमें यही तीन तरह के रिएक्शंस पढ़ने हैं और इससे बहुत तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आइए इसमें भी थोड़ा सा अभी आगे है, क्या है, अगर जैसे मैं पढ़ रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी ये हटा दीजिए, अगर मैं कहूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी अलग अलग होते हैं, उसमें भी हम लोग नाम देते हैं SN1, SN2, SN1 डैश, SN2 डैश, SNI, SNNGP, SNAR, SNAE, SNEA, बेंजाइन मैकेनिज्म, इसमें भी अलग अलग आते हैं। जब आप एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें भी पढ़ेंगे E1, E2 और इसमें भी EI और अलग अलग इसमें भी पढ़ेंगे, और इसमें भी एडिशन माने कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन इसमें भी पढ़ेंगे। कहने का मतलब आप ऑर्गेनिक समझ सकते हैं, ऑर्गेनिक अपने आप में बहुत विशाल है, लेकिन अगर आप एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं, आप एक एक क्लास धीरे 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 सब पढ़ते हैं और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपका बोर्ड और कंपटीशन दोनों ही तैयार, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि अच्छा सर ये समझ गए कितने तरह का हैलोजन, ये भी समझ गए ये गया, अब आप यही तो बताएंगे कि ये गया इसके जगह पे ये आया, अब ये कैसे गया कि इसको SN1 बोले, कैसे गया कि SN2 बोले, ऐसा क्या क्या हम लोग करें। तो अगले क्लास से अब हम लोग इस क्लास को तो यही छोड़ते हैं, क्योंकि आज केवल इंट्रोडक्शन का मेरा काम था भाई कि मैं ये बताऊं कि हम लोग हैलो एल्केन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों का क्या होमवर्क है अभी, एक तो नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिए हैलो एल्केन का, आपके बुक में भी दिया है, हैलो एल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिए। दूसरा क्या कर लीजिए, दूसरा है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिए, या कॉमन नेम भी अगर है तो कॉमन नेम भी देख लीजिए हैलो एल्केन का, हैलो एल्केन का, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको क्या करना है कि
इतना हम लोग पढ़े हैं शुरू में, आइसो, नियो, टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप पढ़ लीजिए 11th के नोट से, टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। और ये पढ़ने के बाद तीसरा आपको क्या पढ़ना है, तीसरा आप थोड़ा यूज पढ़ लीजिए हेलो एल्केन का, ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। यूजेज ऑफ हेलो एल्केन, और ये जब पढ़ लेंगे तीनों, तब आपको क्या करना है, हेलो एल्केन का जितना प्रिपरेशन है एनसीईआरटी में और जितना रिएक्शन है एनसीईआरटी में, मुश्किल से 10-12 होंगे, उसको एक जगह लिख लीजिए। क्या करिए, प्रिपरेशन और रिएक्शन केवल एनसीईआरटी के, केवल, मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है, तो आगे देखेंगे। केवल एनसीईआरटी के प्रिपरेशन और रिएक्शन एक जगह लिख लीजिए, उसको थोड़ा सा कोशिश करिए, अगर रट सके तो वो भी। तो इतना आप कर लीजिए। फिर एक चीज और, एक और पांचवा आप क्या करिए कि आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा फ्यूजन, टाइप्स ऑफ फ्यूजन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, याद आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन आयन और कार्बोकेटायन भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन कार्बन आयन। तो इतना आपका होमवर्क हो गया, इतना आप कर लीजिए। फिर अगले क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, और आप देखिए आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो करते ही रहिए, साथ में आप इनऑर्गेनिक जरूर पढ़ते रहिए, जरूर। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मैं इस क्लास को यहीं